प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड प्रबंध में कल अपन ने बात करी थी प्रबंध के अर्थ की और इसकी विशेषताओं की। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन प्रबंध के महत्व पर चर्चा करेंगे और प्रबंध के कितने स्तर हो सकते हैं उसकी अपन बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक किसी भी संस्था के लिए प्रबंध के महत्व की बात है तो बहुत संक्षेप में आप कह सकते हैं कि किसी भी संस्था का अस्तित्व जो है वो उसके प्रबंध पर ही निर्भर करता है। संस्था भविष्य में कितनी अच्छी तरह से, कितनी कुशलता से कार्य करेगी, समाज में उसकी क्या इज्जत रहेगी, कितना वो लाभ कमाएगी, वो अपनी अलग छाप पहचान बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, ये सारे कुछ जो है वो दारोमदार प्रबंध पर निर्भर करता है। तो प्रबंध जो है वो एक संस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बिना प्रबंध के हम किसी भी संस्था का सफलतापूर्वक संचालन की बात सोच भी नहीं सकते। जहाँ तक प्रबंध के इम्पोर्टेंस यानी महत्व की बात है तो उसके महत्व को हम विभिन्न रूपों में बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे पहला उसका प्रबंध का महत्व ये होता है कि न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। देखिए, मैनेजमेंट का काम यही होता है कि हम अपने कम से कम रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रयोग करें और उससे अच्छा से अच्छा परिणाम हम प्राप्त करें। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हर संसाधन की हमको एक कीमत चुकानी पड़ती है, तो हमारे संसाधन भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो, व्यय नहीं हो, उनका दुरुपयोग नहीं हो और साथ ही साथ संस्था अच्छे से अच्छा परिणाम भी प्राप्त कर ले, जिससे कि संस्था अपने उद्देश्यों तक पहुंच पाए। फिर दूसरा प्रबंध का महत्व हम इस रूप में भी बतला सकते हैं कि आज का ज़माना हम जानते हैं कि तीव्र प्रतिस्पर्धा है, स्टिफ कंपटीशन है। तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने की दृष्टि से भी प्रबंध महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए, प्रतिस्पर्धा में आपको न सिर्फ अपनी विकास उन्नति की बात सोचनी है बल्कि आपको अपने प्रतिस्पर्धाओं पर भी नज़र रखनी है। उनके अनुसार आपको अपनी रणनीतियों में, अपनी दिशा निर्देश में, सब में परिवर्तन करना होता है, संशोधन सुधार करना होता है। तो कुशल प्रबंध वही है जो स्वयं अपने ऊपर भी नज़र रखे प्लस दूसरी संस्था, बाजार, प्रतिस्पर्धा उस पर भी नज़र रखे और उसके हिसाब से अपनी नीतियों में वो परिवर्तन आदि करते रहें, जिससे कि हम प्रतिस्पर्धा का अच्छी तरह से प्रभावशाली ढंग से सामना कर सकें। फिर तीसरा, संस्था के उद्देश्य निर्धारण में सहायक। देखिए, कोई भी संस्था है वो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। तो हर एक संस्था जो है उसके क्या उद्देश्य होंगे, एक से अगर ज़्यादा उद्देश्य हैं तो उद्देश्यों की प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि फिर संस्था इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती है। यानी संस्था का आगे का मार्ग क्या होगा ये उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो उद्देश्यों का निर्धारण जो है वो संस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। तो प्रबंध जो है वो उनके उद्देश्य निर्धारण में हेल्प करता है और विस्तृत उद्देश्यों का निर्धारण जो है वो संस्था को एक मार्ग दिखा देता है कि किस तरह से संस्था को आगे कार्य करना है। फिर अगला उसका महत्व हम इस रूप में बतला सकते हैं कि नीति निर्धारण में सहायक, पॉलिसी मेकिंग। देखिए, जब आप उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था को कुछ नीतियां निर्धारित करनी होती हैं, पॉलिसी फ्रेम करनी होती हैं और उन्हीं पॉलिसीज़ के आधार पर संस्था अपना कार्य करती है। तो नीतियां जो हैं वो हमको उद्देश्य प्राप्ति की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी हैं। तो नीतियां निर्धारण करना, उन नीतियों को पूरा करने की दृष्टि से हम योजनाएं बनाते हैं, उनका निर्धारण करना, अपनी
एक व्यवस्था हम विकसित करते हैं उनका निर्धारण करना, ब्रॉड विस्तृत पॉलिसीज़ आदि का निर्माण करना, ये सब जो है ये प्रबंध के अभिन्न कार्य हैं। तो जब तक आपके पास एक सुदृढ़ नीति नहीं होगी, संस्था का संचालन जो है वो बेमानी हो जाता है। फिर अगला इसका महत्व हम इस रूप में बतला सकते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, देखिए अभी अपन ने देखा है कि हर एक संस्था के निर्धारित लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए संस्था कार्य करती है। तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको बहुत से प्रयास करने होते हैं, बहुत से कार्य करने होते हैं, जो कार्य नियोजन से आरंभ होकर नियंत्रण तक चलते हैं। तो आप विभिन्न कार्यों को संपादित करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यही चीज़ कल अपन ने इसके मीनिंग में परिभाषा में भी देखी थी कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयासों का नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियंत्रण, मैनेजमेंट है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये सब मैनेजमेंट का ही पार्ट है, प्रबंध का ही हिस्सा है। तो इस दृष्टि से प्रबंध जो है वो एक लैडर यानी सीढ़ी के रूप में आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। जितनी कुशलता से आप ये काम करेंगे उतनी ही सफलतापूर्वक आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। फिर अगला इसका महत्व इस रूप में आता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तनों को लागू करना। देखिए आज का ज़माना जो है वो विज्ञान का युग है, नए नए रोज आविष्कार होते हैं, खोज, अनुसंधान, रिसर्च, इन पर लगातार कार्य होता रहता है, नए नए संसाधन विकसित होते रहते हैं। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि हम इन सभी चीज़ों को अपने व्यवसाय में भी इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो नई तकनीक को अपनाना, नई मशीनों को अपनाना, नए परिवर्तन जो संस्था की दृष्टि से लाभकारी हो सकते हैं उनकी खोज करना, उनको हम किस तरह से व्यवसाय में लागू कर सकते हैं, किस तरह से उसका लाभ उठा सकते हैं, ये सारा कार्य जो है वो प्रबंध का ही होता है। तो प्रबंध इस रूप में सचेत रहता है और उन परिवर्तनों को लागू करता है। फिर परिवर्तनों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। देखिए परिवर्तन जो है ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, स्वाभाविक है चीज़ों में परिवर्तन होना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती हैं, कर्मचारियों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, ग्राहकों की रुचियां बदलती हैं, बाज़ार में कंपटीशन की स्थिति बदलती है, राजनीतिक परिवर्तन होता है, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। तो उन परिवर्तनों के हिसाब से अपनी संस्था को ढालना और अपने आप को इतना लचीला बनाना कि हम परिवर्तनों में टूटे नहीं बल्कि उन परिवर्तनों का सामना कर सकें और परिवर्तन के अनुरूप अपने आप चल सकें, ये कार्य करना, देखना, ये भी प्रबंध की जिम्मेदारी हो जाती है। तो परिवर्तनों का विरोध होता है, स्वभाव आसानी से कोई व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद परिवर्तन करना आवश्यक होता है। तो ये सब कार्य करना, उनका प्रबंध करना मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी होती है, प्रबंध का ही उस रूप में अर्थ होता है। फिर प्रबंध का एक महत्व जो है वो व्यक्तियों के विकास के रूप में है। लॉरेंस एप्ले तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कुल मिला के जो भी संस्था में व्यक्ति लगे हुए हैं हम उनके विकास कर रहे हैं, हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक तरह से ज़्यादा उनमें योग्यताएं हम खोज कर, पहचान कर उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो व्यक्ति जो है वो संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में अपना अच्छे से अच्छा योगदान दे सके। तो इसलिए प्रबंध जो है वो व्यक्तियों का विकास करता है और फिर व्यक्ति जो है उस संस्था को सफलतापूर्वक चलाने का कार्य करते हैं। फिर अगला इसका महत्व जो है श्रम समस्याओं का समाधान। देखिए जब कोई संस्था कार्य करती है, उसमें विभिन्न श्रमिक कर्मचारी काम करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उनकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनका समाधान करना एक बहुत आवश्यक होता है।
क्योंकि अगर आप समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और विकराल रूप ले लेती हैं, जिसे बाद में हैंडल करना संभालना और मुश्किल हो जाता है। तो हमारे कार्मिकों की, श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं, क्या उनके सुझाव हैं, उनको देखना, उन पर मानवीय दृष्टि से विचार करना, उनको यथासंभव दूर करने की कोशिश करना और एक हेल्दी रिलेशनशिप श्रमिक और प्रबंध वर्ग में स्थापित करना, ये भी प्रबंध का एक प्रमुख कार्य माना जाता है। और अंत में हम यूँ कह सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में प्रबंध का महत्व है। देखिए, जब आप समाज में रहते हैं, समाज से आप बहुत कुछ लेते हैं, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज के लिए कुछ करें। आपने खुद ने लाभ कमा लिया, बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अच्छी बात है, लेकिन आप समाज को क्या रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रहना समाज में ही है। तो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना और उसको निर्वाह करना, जिससे समाज आपका अधिक से अधिक सहयोग करे, समाज आपको एक प्रतिद्वंदी या दुश्मन के रूप में नहीं देखे बल्कि अपने हितैषी के रूप में देखे। तो इस दृष्टि से प्रबंध की समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, तो उनका निर्वाह करना भी प्रबंधक की एक जिम्मेदारी होती है। तो ये मैनेजमेंट की कुछ बेसिक या महत्व हुए जो एक संस्था की दृष्टि से हम देख सकते हैं, बतला सकते हैं। अब अगला इसमें एक टॉपिक और आता है, प्रबंध के स्तर या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रबंध के स्तर से अपना तात्पर्य ये होता है कि किसी भी, विशेषकर जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनमें प्रबंध के अनेक स्तर होते हैं। अनेक स्तरों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ऊपर या सबसे टॉप लेवल पर होता है जिसको अपन टॉप मैनेजमेंट या शीर्ष स्तर कहते हैं। शीर्ष स्तर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल है, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध संचालक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, ये सारे व्यक्ति या वर्ग इसमें शामिल होते हैं। ये संस्था के लिए ब्रॉड पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं और ये एक विज़न लेकर चलते हैं कि संस्था भविष्य में किस रूप में पहुंचेगी। इनका मेन काम जो है वो थिंकिंग का होता है, यानी योजनाएं बनाना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए आधारभूत नीतियों का निर्धारण करना, ये सारा कार्य जो है ये टॉप मैनेजमेंट के स्तर पर होता है। टॉप मैनेजमेंट के बाद अगला जो स्तर आता है वो मध्यम प्रबंध का होता है, मिडिल मैनेजमेंट का होता है। मिडिल मैनेजमेंट में हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे किसी भी संस्था में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है। तो इन विभिन्न विभागों के हेड प्रमुख जो हैं वो मिडिल मैनेजमेंट है। इसी तरह से अगर आप बड़ी कंपनी हैं तो जो आपके ब्रांच के हेड होते हैं वो सब मिडिल मैनेजमेंट है। तो मिडिल मैनेजमेंट जो है वो टॉप और लोअर मैनेजमेंट, इनके बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो ये टॉप मैनेजमेंट ने जो उद्देश्य निर्धारण किए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, नीतियों का निर्धारण किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना मिडिल मैनेजमेंट का काम है। प्लस मिडिल मैनेजमेंट अपने विभाग का, चूँकि सर्वे सर्वा है, तो अपने विभाग की पॉलिसीज़ निर्धारित करना और उसके अनुसार कार्य करना। लेकिन ये पॉलिसीज़ किस आधार पर होती हैं? टॉप मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के आधार पर ये अपने विभाग के संबंध में योजनाएं निर्धारित करते हैं और उसको संचालित करते हैं। अब नीचे लास्ट लेवल पर आता है निम्न प्रबंध, या जिसको अपन लोअर मैनेजमेंट बोलते हैं या सुपरवाइजरी लेवल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक संस्था में जहाँ श्रमिक काम करता है तो उस श्रमिकों का प्रत्यक्ष जो संबंध होता है वो लोअर मैनेजमेंट से होता है। तो लोअर मैनेजमेंट में हम किसको शामिल करते हैं? जैसे ऑफिस मैनेजर है, जनरल फोरमैन है या सुपरिंटेंडेंट है।
तो श्रमिकों के संबंध में श्रमिकों की समस्याओं को देखना, समझना, उसका डे टू डे संचालन करना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, उनकी परफॉर्मेंस को रोजाना जज करना, देखना, ये सब काम कौन करता है? लोअर मैनेजमेंट करता है। लोअर मैनेजमेंट की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, और यदि मिडिल मैनेजमेंट के लेवल पर उसका समाधान नहीं हो सकता है तो उसी को हम टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट डे टू डे अफेयर्स में उसका कोई लेन देन नहीं है, और निम्न मैनेजमेंट इसका पॉलिसी मेकिंग या ब्रॉड उद्देश्य निर्धारण, इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन, श्रमिकों पर नज़र, उनके कार्यों का मूल्यांकन, ये निम्न प्रबंध करता है, और ये सब कुछ जो है वो मध्यम प्रबंध के दिशा निर्देशानुसार कार्य करता है। तो ये जो है एक संस्था के प्रमुख रूप से 3 स्तर होते हैं।